वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हम बात करें आज, जैसे कि आपको पता है, सेहत के हवाले से, बीमारियों के हवाले से। हर एज के अपने अपने मसाइल होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बहुत छोटे बच्चों की तो उनके मसाइल मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो शायद उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनको अगर जो तकलीफ हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका इजहार उस तरीके से कर नहीं सकते, अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं सकते। तो उसका बेहतर तरीका यही होता है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, एक अच्छा पीडियाट्रिशियन मिल जाए जो बता सके इतने छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों के क्या मसाइल हो सकते हैं, ये रो क्या रहा, क्यों रहा है, इसको तकलीफ क्या हो रही है, क्योंकि उनको ज़रा समझना मुश्किल होता है। इसी मसले के हल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम, मैंने वार्म वेलकम। कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ठीक कहा ना, छोटे बच्चों के थोड़े से मसाइल, थोड़े से प्रॉब्लम तो होती है। बड़ा तो इंसान आपको आके बता देगा मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, जल्दी से आप उसको ट्रीट करेंगे। बट इतने छोटे बच्चे को पूरा प्रॉपर एक चेकअप होगा, उसके बाद निकलेगा कि ये प्रॉब्लम है। इसको घर में कोई उसे नहीं बता सकता कि हम इस मसले के साथ बच्चे को लेकर आए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि छोटा बच्चा एक तो सिर्फ अपनी बातें सिर्फ रो के बताता है, और रोने से आपको रोने की कैफियत और रोने के स्टाइल माँ को पता चलने चाहिए कि किस वक्त क्या रोने से क्या चीज़ चाहिए उसको। सही है। क्योंकि बेज़बान बच्चा होता है और बेज़बान बच्चे की सिर्फ लैंग्वेज रोना है। बिल्कुल। और इसके मसाइल भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब न्यू पेरेंट्स बन रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनको इर्द गिर्द की चीज़ें नहीं पता होती कि क्या करना है। प्लस साथ में जो दादी नानियाँ होती हैं या XYZ, जो अगर घर में बहुत सालों बाद कोई बच्चा नया पैदा होता है तो जो दादी नानियाँ हैं वो भी भूल गई होती हैं। तो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें उनके लिए सब नया पैरामीटर्स पे होते हैं। नो डाउट मैं हमेशा इस चीज़ का शुक्रगुजार भी होता हूँ, थैंकफुल भी होता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मेट्रो न्यूज़ जो है वो हर दफ़ा जो है छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के जो है आप लोगों के तक पहुँचाते हैं। इसका सबसे बड़ा थैंकफुल भी हैं और लोगों को इस चीज़ से सीखने को भी मिलता है बहुत। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे छोटे बच्चों की, और अक्सर जो है वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं छोटे बच्चों के। तो के पेट में दर्द है तो जाहिर है, आपने कहा ना, रोने के तरीकों से किसी माँ को समझ आ जाती है, किसी माँ को जो न्यूली मदर होती है उनको समझ भी नहीं आती। और हम जहाँ रहते हैं, जिन माशरे में रहते हैं, वहाँ पर जो नानियाँ दादियाँ, उनके पास अपने टोटके भी बहुत होते हैं कि इसको ये ऐसे करके दे दो, यूँ कर दो, ऐसे कर दो। बस वो उनको भी समझ नहीं आ रहा होता, कभी वो तुक्का लग भी जाता है और कभी नहीं भी लगता। खैर, मसाइल तो बहुत सारे बच्चों के। अभी हम एक कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर माओं को लगती है, वो मुझे तो खैर लगता है जब अम्मियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनको लगता है कि सही ग्रोथ नहीं हो रही इसकी, अभी इसने पेट भर के खाना नहीं खाया। लेकिन जो सीरियस प्रॉब्लम होती थी बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ, वो माओं को बड़ा सीरियस नोट पर लगता है कि मेरे बच्चा जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा, सही ग्रो नहीं कर रहा। थोड़ा इस टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं कि क्यों ग्रो नहीं कर रहा, क्या रीजंस होती हैं उसकी, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। ये स्टार्ट होता है 1000 डेज ऑफ लाइफ से, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि माँ का पेट के अंदर जब बच्चा होता है उसकी ग्रोथ को कितनी अच्छा डेवलप किया जाए, उसको कितना स्ट्रेस फ्री किया जाए, उसको कितना हाई न्यूट्रिशन दी जाए, उसको कितना खुश किया जाए, तो इससे बच्चा भी डेवलपमेंट अच्छा होता है। और आपने भी सुना होगा कि जैसे बच्चे की डेवलपमेंट आप पेट के अंदर करते हैं, ऐसे ही बच्चा बाहर निकलता है। चाहे वो माँ रोते रोते पैदा करे, स्ट्रेस में करे, तो बच्चा स्ट्रेस में रोते हुए पैदा होगा, या सारा वक्त रोता रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। और दूसरा जो है, जब बच्चा न्यूट्रिशन वाइज छोटा पैदा होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी सबसे ज़्यादा होंगी। एग्जाम्पल लें कि अगर माँ के पास हीमोग्लोबिन लेवल कम है, उसका विटामिन डी लेवल कम है, या मैग्नीशियम लेवल कम है, या बहुत सारे दूसरे मिनरल्स हैं उसके लेवल कम है, तो बच्चा मोस्टली कभी कभी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बच्चा पैदा होता है। अच्छा, इसको आसान अल्फाज में जरा बताइए जो हर किसी को फौरन समझ में आ जाए। जो बच्चा, फर्ज करें कि एक बच्चा नॉर्मली बच्चा पैदा होता है 3.2 kg का, एक नॉर्मल बच्चे का वजन होना चाहिए। एक बच्चा पैदा हो गया 2.2 का, 2 किलो का, जो आजकल सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि इतने ही छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। उनकी ख़ास बात ये होती है कि उनको कहते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड, या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अच्छा। मतलब वक्त से पहले पैदा हो गया और छोटा हो गया। एक बच्चा वक्त पे पैदा हुआ मगर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई, तो ग्रोथ रिटार्डेड हो गया, ठीक हो गया। वो बच्चा पैदा ही हुआ 1.5 किलो का या 2 किलो का,
अब ऑफ कोर्स उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी सबसे ज़्यादा होंगी। बाहर निकलेगा, पहले तो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकेगा, सकिंग पावर अच्छी नहीं होगी, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, या दूसरे ऑर्गन्स हैं उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन फैक्टर्स को लेके जाना होता। अब वही न्यूट्रिशन फैक्टर जो माँ के पेट में थे, अब वही चीज़ माँ के दूध में आ जाती है। अब सबसे बड़ा मसला आजकल के ज़माने में ये हो गया कि माएँ जो हैं वो दूध अपना या तो नहीं आता, या पिलाना नहीं चाहती, या कम आता है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक अलमिया भी बन गया और बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया है, और दुनिया इसके ख़िलाफ़ चल रही है कि टॉप फीड या ऊपर का दूध नहीं देना, क्योंकि माँ के दूध से जो इफादियत मिलते हैं वो जो टॉप फीड्स हैं उससे सबसे ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो ये तो होगी कैलकुलेशन। अब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बच्चा है तो ऑफकोर्स वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से माँ एक हफ्ते बाद जब विज़िट करने आती है, एक तो हम न्यूनेटल चेकअप करते हैं, एक बच्चा चेक होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में, वहाँ से चेक हुआ, फिर न्यूनेटोलॉजिस्ट चेक करेगा उसको, उसने सारी गाइडलाइंस दी, एक हफ्ते बाद फिर बुलाएगा। अब माँ जब एक हफ्ते बाद आती है तो बहुत स्ट्रेस में होती है कि मेरा बच्चा तो है बहुत छोटा है, दूसरे बच्चे अभी मैंने देखे हैं वो तो बहुत बड़े बड़े बच्चे पैदा हो गए हैं। ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से ही दूध कम हो जाता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली अपना फीड ज़्यादा लेना है, ज़्यादा खाना खाना है, न्यूट्रिशन फैक्टर्स के पर ध्यान रखना है। अब एक माँ जिसका बच्चा एक हीमोग्लोबिन लो और विटामिन डी लो और मैग्नीशियम लो के साथ पैदा होगा, तो ऑफ कोर्स इसको साथ मसले भी, लंग्स के मसाइल सबसे ज़्यादा होंगे, ग्रोथ के साथ लंग्स के मसाइल ज़्यादा होंगे, उसको सबसे ज़्यादा होगा, उसको नमूनिया शुरू हो जाएंगे, अच्छा, एलर्जी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा बड़ा होगा तो फ्लू लाइक सिम्टम शुरू हो जाएंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, क्रॉनिक चलते 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 अस्थमा की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नमूनियाज बार बार होते रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान के लिए ऑफ कोर्स यू नीड अ गुड कंसल्टेंट की रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको टाइम दे और आपको प्रॉपर तरीके से इसको गाइड करे कि आपको ग्रोथ कैसे करवानी है, इसको न्यूट्रिशन फैक्टर्स कैसे आपके भी देने हैं, फिर बच्चों को कैसे बढ़ाना है। ऑफ कोर्स कई दफ़ा हम खिलाफ तो होते हैं टॉप फीड के, लेकिन कई दफ़ा बिल्कुल मजबूरी हो जाती है, और कई दफ़ा हम मशवरा देते हैं कि कोई दूसरी माँ ढूंढ लो, कोई डोनर मदर ढूंढ के आप फीड कराओ। वो भी अगर मसला हल नहीं होता तो देन वी स्टार्ट के भाई चलो यार थोड़ा बहुत टॉप फीड दो के आप लेवल को कंटिन्यू रखो, वरना तो वेट लूज़ करेगा बच्चा। अब बच्चा अगर फ़र्ज़ करो एक बच्चा पैदा हो गया, नॉर्मली एक बच्चा पैदा हुआ कि अब IUGR से हट के नॉर्मल बच्चे पे आ जाते हैं, एक बच्चा 3.2 kg का पैदा हुआ, तो इसको एक रूल ऑफ थंब ये है कि 3 महीने में इसको डबल हो जाना है, मतलब 6 किलो का होना ही होना है। अच्छा, 3 मंथ्स में? 3 मंथ्स में। Okay. अगर एक बच्चा 50 सेंटीमीटर का बच्चा पैदा हुआ है तो उसको 1 साल पे 10 सेंटीमीटर ऑफ हाइट होनी है, मतलब प्लस 25 होगी, तो 50 + 25 75 सेंटीमीटर 1 साल पे होना ही होना है। ये एक हेल्दी बच्चे का ये एक हेल्दी बच्चे का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपको बात बताऊँ कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे मसाइल है, जैसे शॉर्ट स्टेचर है, नो डाउट वेट के इश्यूज तो हैं, बट शॉर्ट स्टेचर के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, साथ में लर्निंग के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक्चुअली सारा डिपेंड करता है न्यूट्रिशन फैक्टर्स पे, और वहीं कहीं लैक हो जाता है कि आपकी कैलकुलेशन नहीं रहती। अब मैंने कहा कि आप प्रॉपर अगर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आपका अगर वेट सही हो रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं, अब कई दफ़ा हमारे पास पेपर्स आते हैं, हम तो 10 दिन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ अच्छा पिछला वज़न बता दो, हम पहले भी डॉक्टर के पास गए हैं, वज़न दिखा दो, नहीं उन्होंने तो कभी वज़न किया ही नहीं, कभी हाइट तो हुई नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी के, कुछ जहाँ आप जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट जगह नहीं है जहां आपको जाना है। जैसे जनरल फिजिशियंस के पास जा रहे हैं, वहां पे बहुत रश लगा होता है, वो पीडियाट्रिक कंसल्टेंट नहीं है। तो आपको प्रॉपर तरीके से अगर आपके बच्चे की ग्रोथ को देखना है, जो आपका सवाल था, आप वहां पे आते हैं, तो आपको प्रॉपर कंसल्टेंट का विजिट करना जरूरी है। ठीक, एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर पे हाइट, वेट, सर की पैमाइश, ये सारी लेना जरूरी है। अच्छा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि FOC, जो फ्रंटल ऑसिपिटल का जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, ये बड़ा तो नहीं हो रहा, ये छोटा तो नहीं रह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। उसके साथ ही पूरा ब्रेन का ग्रोथ है।
अब हाइट के आपने देखा कि अगर फर्ज करें एक बच्चा आता है मेरे पास कि 3 साल का बच्चा है, अब इसकी 3 साल पे एक बच्चे की हाइट होनी चाहिए 95 सेंटीमीटर, आया वो मेरे पास 87 सेंटीमीटर जो थी 2 साल पे बच्चे की हाइट थी 85 सेंटीमीटर, 87 पे आया। अब वो 2.25 साल पे रुक गया और मेरे पास आया 3 साल पे, अब होनी चाहिए थी 95। सही। अब कहाँ ये ग्रोथ जो है बिल्कुल पीछे चली गई है और कहाँ रुकी है। अब ये पैरामीटर्स पेशेंट्स के पेरेंट्स के पास नहीं है कि पैरामीटर कहाँ रुकी हमें नहीं पता, क्योंकि वो बस प्रॉपर अब हमें चेकअप चल ही नहीं रहा है ना, प्रॉपर चेकअप नहीं चल सही रहा, है। तो यहाँ आपको ग्रोथ फैक्टर मिलता है। अब कई मायाँ आती हैं, अब वो वाली बात के उनको परेशानी होती है। एक बच्चा आया 100 सेंटीमीटर 4 साल पे होना चाहिए, 110 सेंटीमीटर है 4 साल पे, और वेट जो 16 किलो होना चाहिए वो वेट है 20 किलो। अभी भी परेशान है कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो ना बढ़ रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है। यहाँ परेशानी नहीं है, यहाँ पे खुशी की बात है बिल्कुल कि वो बच्चा तो ये आपके अम्मी वाला फैक्टर है। हाँ वो अम्मी वाला फैक्टर है, खाता है नहीं। तो हम ये कहते हैं खाता नहीं है, तो ये जो ग्रोथ हो रही है प्रॉपर ग्रोथ। कई दफा क्या होता है अम्मियाँ खुद जो है ओबेस्ड हैं, अब्बा भी ओबेस्ड हैं, उनकी फैमिली में सारे ओबेस्ड हैं, बच्चा भी लंबा भी हो रहा है और ओबेस्ड भी हो रहा है, लेकिन उनको नहीं लग रहा कि ये बढ़ रहा है। सही। लेकिन बढ़ प्रॉपर रहा है, बल्कि अपने एज के हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे खास बात ये होती है, यू हैव टू नोट इट आउट कि आप खाना कितना खिला रही हैं, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। सही। अब अगर फर्ज करें माया की कंप्लेन है कि नहीं यार खाना तो नहीं खाता मगर बढ़ रहा है, तो क्या खा रहा है सर? जंक तो ज्यादा नहीं खा रहा, ड्रिंक्स जो ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, वो ज्यादा तो नहीं पी रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाती हैं। अब यहाँ फैक्टर ओबेसिटी की आता है, वहाँ फैक्टर आता था लीन की तरफ कि भाई बच्चा कमजोर है, यहाँ बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है कि एक बच्चे का 16 किलो वजन होना चाहिए। हेल्दी नहीं है बच्चा, ऑफ कोर्स इट्स नॉट हेल्दी। अब एक बच्चे, उसी बच्चे की बात करें जो है ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, अब उसकी स्क्वेजल पूछें, हाँ डॉक्टर साहब बर्गर तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पूरे 2 बर्गर खा लेता है, कोल्ड ड्रिंक 2 ग्लास पी लेता है, चिप्स तो पता नहीं हमारे घर में आती हैं नज़र ही नहीं आती, पता नहीं कितनी हम तो कितनी लेते हैं, सब खत्म हो जाती हैं। दिस इज अ सेल्फिशनेस अबाउट योर किड कि आप अपने बच्चे को ओबेसिटी की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। ओबेसिटी का मतलब है आपके थायराइड लेवल्स बढ़ेंगे, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और आपका बच्चा आगे जाके बहुत सारी बीमारियों का शिकार होगा। बिल्कुल। फिर आप इसकी एक्टिविटी पूछते हैं, पता चलता है एक्टिविटी तो जीरो है, सिर्फ फोन पे लगा हुआ है। ऑफ कोर्स ओबेसिटी तो बढ़ेगी, वेस्ट लाइन बढ़ेगी, पूरी बॉडी बढ़ेगी। हाइट बढ़ने का जो मकसद था वो ये था कि शायद फैमिली में सारे जो लोग हैं वो लंबे थे, तो ऑफ कोर्स तो हाइट तो लंबी लेके पैदा हुआ है, तो इसलिए कि बर्थ पे ही हाइट इसकी 52 नहीं होगी, हो सकता है बर्थ पे हाइट ही 55-60 हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हम कैलकुलेशन करके माओं को और पेरेंट्स को दे देते हैं कि स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना। सही कि कहाँ गलती कहाँ हो रही है। मुझे जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लग रही है सारी सिचुएशन में वो ये है कि एक अच्छे डॉक्टर के पास प्रॉपर जो उसका स्पेशलिस्ट है उसके पास प्रॉपर चेकअप ना होना सबसे बड़ी वजह है। ऑफ कोर्स, तो क्योंकि अगर पहले दिन से हो रहा होता है तो आप एक एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं और यहाँ गलती हो रही है अम्मा अब्बा से। नहीं आपको बात बताऊं, कुछ पेरेंट्स तो बहुत फिनिकी होते हैं। अगर 9 अक्टूबर लिखी हुई है ना वैक्सीन की, वो 9 अक्टूबर ही आएंगे। उसमें कभी कभी संडे होगा ना तो कैलकुलेशन फौरन वहीं कर लेंगे, डॉक्टर साहब ये तो संडे आ रहा है, मैं कहूँगा अच्छा भाई मंडे को आ जाना। तो दे आर वेरी कुछ तो बड़े पॉजिटिव होते हैं। कुछ तो पेरेंट्स में फादर भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, नहीं हर चीज वक्त पे होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेंट होना चाहिए हमारा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम जाएं और आए। दे हैव टू टॉक विद द कंसल्टेंट। वैक्सीन पे आएंगे तब भी वो बात करना चाहेंगे, वेट करना चाहेंगे, हाइट कराना चाहेंगे। दैट्स इज इम्पॉर्टेंट। मैं इस पर तो मैं हमेशा इसको अप्रिशिएट करता हूँ। कुछ पेरेंट्स जिनकी वैक्सीन 4 साल का हो गया है, 2 साल पे वैक्सीन हुई है, 1.5 साल पे हुई है, इसके बाद वैक्सीन ही नहीं हुई, इसके बाद कोई डॉक्टर का विजिट ही नहीं हुआ भी है तो किसी छोटे मोटे गली मोहल्लों के डॉक्टर्स पे हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास अब जाते हैं और जब प्रॉपर बात करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलती है।
लेकिन स्टिल आप इतनी नॉलेज दे रहे होते हैं कि आवाम इतनी सुन रही होती है, तो उसका अगर फ़ायदा ले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फ्री में लाइन में बैठे बगैर आप सिर्फ जो है सिर्फ प्रोग्राम देख के और आप जो है इसकी नॉलेज ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोग्राम देखकर ज़रूर नॉलेज लीजिए और प्रोग्राम में बंदे रहिए। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम। बात करें छोटे बच्चों पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर, उनकी बीमारियों पर और उनके सोल्यूशन की तरफ भी आ रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें की हमने, अम्मा अब्बा तो परेशान हो रहे हैं, बच्चे कहीं हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे हैं, अजीब अजीब बिहेवियर हैं, बच्चों के भी अजीब अजीब बिहेवियर्स होते हैं ना, टेम्पर इशूज़ भी आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये इसकी क्या वजूहत होती हैं, क्यों हो रहा है ये, और इसका इलाज क्या है, इसको ठीक कैसे करें? आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि रोते रोते ज़मीन पे लेट जाते हैं, सर मारना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, बाल खींचना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट तो इसकी जो मेन वजह मैंने देखी है वो एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस है कि कैसे आप लोग घर में बच्चे को रख रहे हैं या आप लोग कैसे बात कर रहे हैं। फर्ज करें कि एक घर में बहुत गाली गलोच, तू तड़ाके से बात करते हैं, बहुत गुस्से में बात कर रहे होते हैं, पैनिक अटैक सब घर वालों को ही हो रहा होता है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें जो है मोस्टली प्रॉब्लम करती हैं बच्चे को और बच्चे की नेचर को, और आगे जाके स्कूल की प्रॉब्लम्स, ये सारे एक साथ आते हैं। कहाँ से? ये मतलब सब जब एक बच्चा दूसरे से देखता कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स। ठीक है। फर्ज करें माँ बाप बड़े तमीज़दार हैं, मगर जो दादा दादी हैं, जो घर में हेड ऑफ द हाउस हैं, उनका अटायर और एटीट्यूड बहुत बुरा है, चाहे वो उसकी अम्मी के साथ, चाहे वो आपस में, चाहे वो बच्चे के साथ। जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल इस्तेमाल करें तो आप जनाब इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, स्लो वॉइस में बात करने की ज़रूरत होती है। जब आपकी वॉइस बढ़ता है तो वो बच्चा भी और घर में गालियां गलौज चल रही होती हैं, कुछ बैड वर्ड्स बोले जाते हैं, कुछ आपके गुस्से में चीज़ें तोड़ी फोड़ी जाती हैं, ऑफ कोर्स बच्चा उसको कॉपी करता है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो ठीक है। एक तो हो गया ये माहौल। एक माहौल होता है जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत ही लाड प्यार से पलता है। देयर इज नो सच वर्ड नो फॉर दैट किड। सही है, पर ये भी कहाँ डॉक्टर साहब सही है? ऑफ कोर्स यही कह रहा हूँ, देयर इज नो सच वर्ड नो फॉर दैट किड। अब वो जो नो होता है ना, उस पर कभी, जैसे आप अगर माँ हैं और वालिद हैं और घर में और लोग हैं, मेरे पास आए, मैंने सारी काउंसलिंग की, मैं और आप समझ गए, मगर घर वाले आप समझ नहीं रहे। समझ रही, बिल्कुल सही। अब वो जो उसका जो अब माँ, जब एक उसूल ये होता है कि माँ शुड बी अ लीडर ऑफ अ किड, और कोई नहीं होना चाहिए। अगर माँ ने मना कर दिया तो सबको मना कर देना चाहिए। अच्छा। तो ऑफ कोर्स क्या होता है कि जो वो लाड प्यार से पल रहा होता है बच्चा, होता क्या है कि फिर वो रिबाउंड बैक करता है माँ बाप के सामने, जो टेम्पर दिखाता है कि वो माँ बाप मना कर रहे हैं, घर वाले हाँ बोल रहे हैं। सही। अब नो तो सच वर्ड ऑफ नो तो इसने सुना ही नहीं था। नहीं है। अब वो जो डॉक्टर इब्राहिम के पास गया और डॉक्टर इब्राहिम ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी पेरेंट्स को। अब वो घर आके उन्होंने कहा कि भाई अब ये सारी चीज़ें करनी है जो उन्होंने सिखाई है, कि बच्चा तो हमारा अब नो पे यस पे कोई बात, मतलब कोई चीज़ हम रिजेक्ट करते हैं तो बच्चा लेट जाता है, गुस्सा करता है, टेम्पर टेंट्रम्स करता है, चीज़ें तोड़ देता है। अब ये वाला घराना जो है, ये लाड प्यार वाला घराना है। यू आर मेकिंग यू योरसेल्फ इज अ एनिमी ऑफ अ किड। ये पहले भी दिमाग में रखना चाहिए कि जितने लोग हैं आप सारे उसके दुश्मन हैं। फर्ज करें कि खुशी ये है कि फ्रिज में खोला और अंडा तोड़वाया, अब सब तालियां बजा रहे हैं, तो दिस वॉज अ बैड नेचर आप लेके आए उसके अंदर, और वो पूरी नेचर जो है आपने खराब कर दी उस बच्चे की। वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब किसी को इसने थप्पड़ मार दी, ओह बड़ा राजी हो रहे हैं, किसी को काट लिया, ओ बहुत तालियां बज रही हैं। तो ऑफ कोर्स वो वहां आपने उसकी मेंटल साइकोलॉजी को जो है वो पूरा हिट कर दिया और वहीं आप ले आए, इसको खराब किया।
बिल्कुल वो ऐसा। सारी चीज़ें आपकी उस वक्त ख़राब होते 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 आपके टेंट्रम शुरू हो जाते हैं। पहले तो बात ये होती है कि एवरीबडी हैज़ टू बी इक्वल ही उस बच्चे पे अटेंशन, बिल्कुल ठीक। ऐसा अटेंशन दें, ठीक है। प्यार करना जुर्म नहीं है, मगर प्यार हद से ज़्यादा करें तो दुश्मनी पे आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा लाडला और बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा होता है या बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पला होता है, दे आर नॉट अ गुड स्ट्रगलर्स, वो कामयाब इंसान नहीं होता। सही, ऐसा ही है। जो हार्ड स्टफ होके बच्चा पलता है और जिसको स्ट्रीट स्मार्ट बनाया जाता है और थोड़ा सा मेहनती बच्चा बनाया जाता है, जिस पे जिम्मेदारी डाली जाती है, तो आप देखें हमेशा बच्चा अप ग्रोथ पे रहता है, बिल्कुल। जिसको हर चीज़ आती है, बिल्कुल। उसको घर के काम भी आते हैं, उसको फाइट करना भी आता है, उसको मैनेजमेंट आती है, बिल्कुल ही ऐसा नोज एवरीथिंग। अब आपने बच्चे को लाड प्यार में रखा है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो कुछ, इसको कुछ ना बोलो उसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ ना बोलो उसको कुछ नहीं आता, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। फिर अब उसे क्या कुछ होगा, नहीं आता। उसको कुछ भी नहीं आता, वो सारी जिंदगी अपाज मोहताजों की तरह रहता है, क्योंकि उसको तो किसी की डिपेंडेंसी की आदत हो गई है। सही, बिल्कुल। अब उसको क्या, अब यही सोल्यूशन है कि आप जब इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, राइट पर्सन कौन है, उसकी माँ है। सही। अब माँ में भी कई दफ़ा फॉल्ट होते हैं कि मेरा 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, वो जो बेटा है लास्ट वाला बड़ा लाड वो है। नालायक ही होगा, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा, वो कभी भी हार्ड स्टफ स्ट्रगलर्स नहीं बनेगा, सही। क्योंकि आपने तो 4 बेटियों के बाद एक बेटे को इतना लाड प्यार में पाल लिया है कि उसको तो दुनिया का पता ही नहीं है, बिल्कुल उसको तो ये नहीं पता गिर के मुझे खड़ा कैसे होना है। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझनी होती हैं, और दिस विल बी मेक्स यू गुड कि आप अच्छे काउंसलिंग को फॉलो करें। ऑफ कोर्स आप ये सुन रहे हैं, और अगर फर्ज करें कि 1 लाख लोग सुन रहे हैं, उसमें 1 लाख लोग में से 20,000 बच्चे तो सबके पास होंगे। बिल्कुल। अगर आप सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स इस चीज़ को फॉलो करें और इसको आगे पहुंचाएं भी कि यार ये तो बहुत एक फैक्टर ही बुरा है कि आपको करना कैसे सही। इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से मुझे रिलेटेड एक बात याद आई। आपने कहा एक तो बच्चा देख रहा है कि फैमिली में कुछ कोई गुस्सा करता है तो उसने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया, कोई स्लैंग कह रहा है तो उसने भी, वो भी स्टार्ट हो गया, कोई भी हंगामा हो रहा है तो उसने उसको कॉपी कर लिया। एक जगह मैंने ये केस भी सुना था जहां पर फैमिली बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ा अच्छा माहौल, और उनके घर का बच्चा जो है वो हर थोड़ी देर बाद पर चीखें मार मार कर रोने लगता था, गुस्सा करने लगता था, चीजें फेंकता था, समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रहा था। फिर जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो डॉक्टर ने ये बताया कि इसके अंदर खून की बहुत कमी है, ये इंतहाई वीक है, इस वजह से ये वाले रिएक्शन आती है। सही है? ऑफ कोर्स बिल्कुल, आप 100 नहीं और 500% बिल्कुल करेक्ट हैं। अच्छा, वो आपने बात की शुरू से ही एक विटामिन्स की, तो इसमें बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है? ऑफ कोर्स बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आता है। जैसे कि आपने अगर आयरन कम हो गया, जी, हीमोग्लोबिन यस, कम हो आयरन, गया, हाँ बिल्कुल यही तो कहा। आपकी इरिटेबिलिटी एकदम बढ़ जाएगी और आपका भूख लगना बिल्कुल कम हो जाएगा, और आप बिल्कुल ऐसे फील करेंगे कि बस आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है अच्छा, कि कोई भी किस्म की विटामिन्स की लैक होने से गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। सारे लोग जो है ना अपने गुस्से को यहाँ जस्टिफाई Of कर course. देंगे डॉक्टर साहब। अगर फर्ज करें कि एक आपको बात बताऊं, अब हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा, आपने अगर सुना हो तो आयरन की कमी सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा इसी ही। वजह से जिंक की कमी है, इसी की तरह मैग्नीशियम की कमी है, इसी तरह हमारे बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, क्योंकि हम प्रोटीन्स को कम लेते हैं, दाल ज़्यादा खाते हैं, कार्ब ज़्यादा खाते हैं, तो प्रोटीन्स कुछ चीज़ों में मिलता है, कुछ चीज़ों में नहीं मिलता। फिर आयरन किस चीज़ों में मिलता है, कुछ चीज़ों में नहीं मिलता। अब आयरन वाली चीज़ें हम खाते ही कम है या महंगी बहुत है, तो ऑफ कोर्स वो आयरन लेवल हमारे बॉडी में से कम हो जाता है। प्लस साथ में अब मैग्नीशियम का रोल आजकल बहुत बड़ा हुआ है, इसी तरह जिंक का रोल बहुत बड़ा हुआ है। आपने सुना होगा, हर जगह देखती हैं आप, जिंक है तो जिंदगी है, तो जिंक है तो वाकई में जिंदगी है। जिंक पूरी बॉडी को आपकी जो है मैच्योर करता है। अच्छा, सही। चाहे बाल हो, चाहे आंखें हो, चाहे नेल्स हो, स्किन हो, आपकी पूरी बॉडी को जो है फ्लरिश करता है। ठीक। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी के विटामिन डी के चैनल को पूरा चलाता है। अच्छा, विटामिन डी जितना कन्वर्जन है या एब्जॉर्प्शन है वो मैग्नीशियम की वजह से। इसके साथ कैल्शियम चाहिए। ओके, अच्छा, ये एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके साथ आपको उसके साथ चिलेटिंग फैक्टर्स चाहिए। ठीक। इसके साथ विटामिन सी चाहिए कि वो एब्जॉर्ब भी करे बॉडी में से, बॉडी के में अंदर एब्जॉर्ब भी करे और साथ में जो है बाहर निकाल भी दे एक्स्ट्रा डोज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए। पूरा।
तो अब लोग विटामिन से भागते हैं बिल्कुल कि मैं विटामिन नहीं ले सकता अलग से। तो मैं हमेशा एज अ पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, मैंने पीएचडी भी किया हुआ है न्यूट्रिशन में, तो हमेशा मैं एक कैलकुलेटेड अमाउंट बताता हूँ कि देखो, अगर फ़र्ज़ करो कि आपने एक दिन में सिर्फ सुबह एक अंडा खाया, एक रोटी खाई, एक गिलास पानी पिया, दूध पिया नहीं, दोपहर को थोड़ा से चावल लिए हैं, एक शायद गोश्त की बोटी ली है, और रात में एक रोटी ली और एक सालन लिया, या चावल ले लिया, सालन लिया, और आप इट्स फिनिश्ड। लेकिन अब आप इसमें बताएं, आपने मैग्नीशियम कहाँ लिया, जिंक कहाँ लिया, बी कॉम्प्लेक्स मतलब सब्जियां कहीं भी नहीं आई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पूरे दिन में नहीं ले सकते, और एक टैबलेट में या एक चम्मच में आप ये पूरे डोज कर सकते हैं, और इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव की तरफ चली जाती हैं। ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में बना रहे होते हैं, स्मूदीज़ में बना रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्स बनाओ, तो सप्लीमेंट्स में कोकोनट ऑयल मिलाओ, खजूर मिलाओ, केला मिलाओ, चिया सीड्स मिलाओ। चिया सीड्स हैं, लोग चिया सीड्स से कितना दूर भागते हैं, लेकिन चिया सीड्स में कितना आयरन है, कितना कैल्शियम है, कितने मिनरल्स हैं, जादुई तौर पे आप पूरा कर सकते हैं। लोग वैसे जो जिनको वेट लॉस की तरफ जाना होता है वो समझते हैं बस हमारे लिए है। बिल्कुल नहीं। अब ये जबरदस्त बात हो रही है कि उसमें आयरन चिया सीड्स बहुत अफादियत वाली चीज़ है। अगर आप चिया सीड्स रोज पीते हैं, नो डाउट आपको न्यूट्रिशन की कमी ही नहीं हो सकती। अच्छा, अब विटामिन्स के साथ आप चिया सीड्स की सारी चैनल पे ले रहे हैं, साथ में जो है आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जैसे मैंने कहा कि विटामिन सी, लेमन, जिंजर, मिंट, अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सॉल्ट है, अब जैसे आजकल सॉल्ट जो है वो कोशर सॉल्ट जो है बहुत चल रहा है। अच्छा। उसमें आपके बहुत सारी अफादियत है। अब कई दफ़ा लोग कहते हैं कि यार पिकल जूस जो होता है वो लें आप, जैसे विनेगर, वाटर एंड सॉल्ट के साथ। अच्छा। उसके अंदर आप कभी कभी पिकल्स मिला लें, तो ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रोज़ खाने के साथ एड ऑन करें, आपकी लाइफ जो है वो खुद प्रॉपर तरीके से बेहतर हो जाएगी और एनर्जेटिक रहेगी। प्लस साथ में आपकी जो आपकी नींद है, जो बहुत ब्रेन का सुकून है, ये भी बहुत बेहतर हो जाता है। अब जैसे रात को कहा जाता है कि अगर आप शहद के साथ दूध लेके सोएं तो मेलाटोनिन कुदरती तौर पर रिलीज होता है। दूध और शहद के साथ, मतलब फिर उसको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको मिल मेलाटोनिन की बात जी उसी की बात जी, ऑफ कोर्स फिर टैबलेट लेने की जरूरत, ऑफ कोर्स टैबलेट आती है। अब आप नेचुरल से भाग के आप दूसरी चीजों पे ऑफ कोर्स जाते हैं। अब अगर आप पुराने जमाने में जाएं तो मिनरल्स कितना लोग लेते थे। आप देखें तो हर चीज घर में होती थी। आप सब्जियां हैं तो सब्जियां खानी, एक टाइम सब्जी बनती थी। आपको फ्रूट्स लेने ही लेने हैं। अब यहाँ तो लोग भागते हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल। अब आप उन चीज़ों पे जब जाएंगे तो खुद ब खुद चीज़ें आपके अंदर से बेहतर होंगी। मैंने आपको एक चीज़ पहले बैठती बताई, कहाँ से शुरू होती है एक माँ की ज़िंदगी और एक बच्चे की ज़िंदगी शुरू होती है वॉर्म से। उसको कहते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ। उस 2 साल में आप जो बच्चे की नेचर, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की अटायर जो बनाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वहां आती है। उसके बाद उस सारी जिंदगी उसी तरह चलता है। सही हो गया, ठीक हो गया। और भी बहुत सारी बातें करेंगे डॉक्टर साहब से, और मेरे दिमाग में 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ गए हैं। इस वक्त विटामिन्स की बात हुई है तो, लेकिन सबका जवाब मिलेगा इस ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे विटामिन्स पर। बहुत सारी चीजें आपने बताई। ये जितनी भी चीजें मुझे समझ में आई, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये थी कि भाई शायद ये बड़ों की बात हो रही है कि आपने ये चीज खा ली, ये वाली टैबलेट ले ली, जिंक इस तरह से ले लिया। अब हम आ जाते हैं छोटे बच्चों पर, उनको भी उसी तरह से विटामिन की नीड है, तो उनके लिए किस तरह से कोई सिरप होते हैं, क्या होता है? बहुत छोटा बच्चा तो टैबलेट्स नहीं ले सकता, तो उनकी ये वाली कमी किस तरह से पूरी की जाती है? फूड के थ्रू की जाती है? कोई ऐसे सीरियल्स होते हैं, क्या है उनके लिए? न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइंस कहता है, जो दुनिया को कहता है कि फर्स्ट डे ऑफ बच्चे से आप स्टार्ट करो विटामिन। अच्छा, सही है। अगर इसकी ग्रोथ प्रॉपर, माँ की ग्रोथ अगर सही नहीं है, मैंने कहा कि वॉर्म से अगर बच्चा पैदा सही नहीं हुआ, यू शुड स्टार्ट द विटामिन्स राइट फर्स्ट डे टू 3rd डे ऑफ लाइफ से स्टार्ट कर दें, जिसमें सारे विटामिन्स के साथ आयरन भी है, कैल्शियम भी है और दूसरे विटामिन्स भी हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या आपके मैग्नीशियम है, जिंक है। ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे 3rd डे से या 1st डे ऑफ लाइफ। छोटे बच्चे को मतलब आप बिल्कुल डेफिनेटली। हमारे यहाँ है कि नहीं दे सकते? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ
न्यूट्रिशन के प्रोटोकॉल के हिसाब से बात बता रहा हूँ मैं आपको। अरे जबरदस्त, ठीक है? हो गया। और ये इंटरनेशनल है, ये लोकल नहीं है, क्योंकि मैंने भी पीएचडी जो की है वो मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए से किया है, और वहीं से सारी न्यूट्रिशन की सारी गाइडलाइंस दुनिया में फेंकी जाती हैं कि व्हाट इज हाउ टू डील विद द न्यूट्रिशन। सही। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर माँ की न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो ऑफ कोर्स बच्चे को आपको यहाँ से एडिशनली न्यूट्रिशन देनी है, वरना बच्चा कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप देखें, अगर माँ के दूध की क्वालिफिकेशन आप सारी चीज़ें देखें तो, और हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से हम टॉफीड की कोई बात नहीं कर सकते और वो बैन भी हमारे लिए, बट स्टिल कहीं ना कहीं मजबूरी में जहाँ एड ऑन है और उसकी आप क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पे ही डील की जाती है, कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन। जहाँ कैलोरीज प्रॉपर नहीं होंगी वहाँ पे ऑफ कोर्स आपका बच्चे का ग्रोथ जो है बढ़ेगा नहीं। ऑफ कोर्स जैसे आपको बात बताऊँ, मेरा और आपका भी, अगर आप प्रॉपर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप प्रॉपर तरीके से कैलोरीज और न्यूट्रिशन नहीं लेते तो आपके अंदर आप देखें खुद ब खुद डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाएंगे कुछ अर्से में ही। अगर फर्ज करें आप प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेती हैं तो आपकी हड्डियों में कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाएगा। विटामिन डी नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सिलीनियम है, बायोटीन है। अब बायोटीन बहुत सारी कम हो जाता है, बाल उतरना शुरू हो जाता है। विटामिन ई सबसे बड़ा फैक्टर बालों का, बिल्कुल, ठीक है। आइस के लिए विटामिन ए है। अब कई दफ़ा आपने सुना होगा बड़ों को, छोटों को, बड़ों सबको छाले हो जाते हैं मुंह में। बिल्कुल। अब इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? फॉलिक एसिड का। बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम है। बड़ों को भी होता है। सही। फॉलिक एसिड ना ले थोड़े दिन में ये होना शुरू हो जाएगा। ओके। प्लस साथ में आप कितने दफ़ा यहाँ पे आपने देखा होगा बच्चों को भी बड़ों को भी कोल्ड सोर्स हो जाते हैं या एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है, होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, टंग में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बर्निंग टंग सिंड्रोम हो जाता है। अच्छा। जलन पैदा हो जाती है टंग में। उसमें सबसे बड़ा रोल ही आयरन का, जिंक का और ये सारे विटामिन का है। ओके। बी कॉम्प्लेक्स आपका कम होगा, आपके सारे मुंह के चीज़ें शुरू हो जाएंगी खराब। अच्छा। चाहे वो अडल्ट हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। अच्छा, और आपको मजे की बात बताऊं, एक पेशेंट कोई बीमार होता है, आपने कोई एंटीबायोटिक लिख दी या टेस्ट कराया, प्रॉपर तरीके से देखा, कोई किसी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, किसी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम 20% तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, 80% ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसको न्यूट्रिशन फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होता है। एक कोई भी बीमार हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी बच्चा बीमार हो, कोई भी बीमार हो गया हो, उसको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है पहले, बाद में दवाई। जब न्यूट्रिशन फैक्टर्स प्रॉपर होंगे तो आपको दवाई बहुत अच्छा काम करेगी और जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही अगर एक बच्चा या बड़ा हमारे पास एडमिट भी होता है तो इंटेंसिव केयर प्रोटोकॉल के हिसाब से न्यूट्रिशन वैल्यूज को साथ साथ चलाते हुए आपको ट्रीट करना है। अगर आपने न्यूट्रिशन वैल्यूज को सही नहीं रखा तो आपकी बॉडी जो है उस इम्यूनिटी पावर इसका नीचे आ जाएगा, वो बढ़ेगी नहीं। साथ में इसके साथ आजकल आपने सुना होगा प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। दुनिया कहती है कि गो फॉर प्रोबायोटिक्स, गो फॉर प्रोबायोटिक्स। एक ज़माने में 18th सेंचुरी में प्रोबायोटिक्स मिलते थे, किस चीज़ों में मिलते थे? वो मिलते थे काउंटर्स पे पड़े होते थे, दैट वाज योगर्ट। ठीक है। अगर अब यहाँ अब बात करें तो आधी आवाम तो कहती है नहीं नहीं हमें तो योगर्ट नहीं खाना, पसंद ही नहीं है लोगों को, पसंद ही नहीं, है। केला हमें नहीं खाना। अरे भाई ये तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें हैं, वो आपको खानी नहीं है, नहीं खानी। सही। तो ऑफ कोर्स दैट इज अ डिजास्टर फॉर आवर सोसाइटी। अब वो यहाँ पे मिथ्स इतने हैं योगर्ट और बनानास पे, पेट बढ़ जाएगा, चेस्ट खराब हो जाएगा, चेस्ट खराब हो जाएगा, बड़ा चेस्ट क्यों खराब हो जाएगा? उसमें तो इतने बड़े, इसमें प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, लाइफ कल्चर्स है, वहां से आपको कहाँ खराब हो रहा है? हाँ, दही की एक लाइफ स्पैन है दैट इज ऑफ 8 आवर्स। ठीक हो गया। 8 घंटे से पहले पहले आपने योगर्ट खा ली, आपको फायदा देना है, नुकसान नहीं देनी। अच्छा। घर पे बनाना दुनिया का चाय से ज्यादा आसान काम जो है योगर्ट बनाना। सही है। लोग बनाते ही नहीं, भाग जाते हैं उससे, दही नहीं खानी। अरे भाई आप दूध नहीं पियो, दही पी लो। सही। बस वो यही है, ज्यादातर लोगों का इशू यही वाला है, तो आपके अल्लाह ताला ने इतनी बड़ा गिफ्ट दिया, आज तक किसी को ये टेक्नोलॉजी नहीं पता कि ये दही जो है एक इतनी सी दूध में डाल के दही कैसे बन जाती है, नोबडी नोज। जो भी आर्टिफिशियल बन रही है दैट इज आर्टिफिशियल योगर्ट। ये जो पैकेट्स में आती है उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, उसका सिर्फ नुकसान है। अच्छा। ताजी दही है उसका सिर्फ फायदा 0%, सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स हैं, सिट्रिक एसिड है वो। अच्छा। आप सोचे ना, जिस दूध में और जिस दही में मलाई ना बने
वो दूध भी नहीं हो सकता और दही भी नहीं हो सकती। ओह ग्रेट, सही। तो ऑफ कोर्स जिसमें प्रीबायोटिक्स मिलने हैं और प्रोबायोटिक्स मिलने हैं, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो फायदा तो कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। सही, हाँ बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कैलकुलेशन और माइंड में जो मिथ्स पे चल रही होती हैं, अगर आप फैक्ट्स पे आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए। तो ये दही को आप रेगुलर भी ले सकते हैं? डेली लेना चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो हमने बड़ा मकसूद मैंने आपको किया, क्या दही कहा और बनाने का मतलब ये स्टमक खराब है तो खा लो उन दिनों। नहीं, मैंने आपको बताया कि Regular? एक ज़माने में प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मिलते थे। एक ज़माने में नहीं, अभी भी आप फॉरेन में जाएं तो प्रोबायोटिक्स मिलती ही योगर्ट्स में है। अरे ग्रेट, सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप दूसरी कैलकुलेशन पे आए कि न्यूट्रिशन वैल्यूज यही है ना। अगर फर्ज करें कि एक आपकी नेल्स खराब हो जाते हैं, स्किन खराब होती हैं, और ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस किससे आते हैं? अब विटामिन सी। आजकल आप देखें एक्ने के लिए सबसे ज्यादा यूज क्या कर रहे हैं? आप यूज करते हैं विटामिन सी यूज करते हैं। राइट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जादू की तरह ठीक हो जाते हैं। और ये सब मौजूद है लेकिन पता नहीं है ना। नहीं, अब महंगे से नहीं है। नहीं, अब आपको बात बताऊं, महंगे में आपको जाना जरूरी है। हाँ। अब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो नाम से अलग से विटामिन सी वो लिख के देते हैं, वो नाम अलग होता है, वो बाहर की चीज होती है। वो आप आधा इलाज दिमाग से भी तो होता है। दिमाग से होता है, तो वो आप अगर आप पढ़ें तो विटामिन सी होगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये तो जब विटामिन सी आप वैसे ही ले सकते हैं कहीं विटामिन में, तो अलग से लेने की क्या जरूरत है? आप जब विटामिन सी खुद ब खुद लेंगे तो खुद ब खुद चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप बात करते हैं कि एंटीबायोटिक जब देते हैं बच्चों को तो पहले जाहिर है उनकी ये वाली चीज आप विटामिन दीजिए ताकि वो ट्रीट अच्छे से करते हैं। मुझे एंटीबायोटिक से बात याद है कि ये कुछ कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो ऐसा ही है? क्योंकि अगर बच्चा वाकई सीरियस बीमार है तो फिर उसको देना ही है ना एंटीबायोटिक्स। और इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या? साइड इफेक्ट्स से एक तो समझ नहीं आती, हर चीज के साइड इफेक्ट्स है, क्या है, क्या साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे एंटीबायोटिक से? हम तो एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं। ऑफ कोर्स, मैंने आपको जब स्टार्ट किया एंटीबायोटिक की बात पे तो मैंने कहा सिर्फ एंटीबायोटिक 20% काम करती है, 80% हमारे पास कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो मैंने कहा कि कितने लोग तो एंटीबायोटिक लिए भी आते हैं, इतना ज्यादा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन चल रही होती हैं। लोग जाके फार्मेसी से एक मैट्रिक पास इंसान से ले लेता है कि मुझे ये हो रहा है, गला खराब है, मैं एंटीबायोटिक ले लूं। लोग तो खुद ही मांग रहे होते हैं कि एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होना है। एंटीबायोटिक इज गोइंग टू ruin योर बॉडी। आपको एंटीबायोटिक तो साल में शायद एक दफा शायद इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने अपने प्रोटोकॉल में ही रखा हुआ है कि अगर मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ, अगर फर्ज करें 30-35 पेशेंट 40 पेशेंट आ जाते हैं तो मैं कैलकुलेशन में देखता हूँ कि यार मैंने एंटीबायोटिक लिखी कितनी, मैं साइड में लिख रहा होता हूँ। अच्छा, सही। कि अगर मुझे हिसाब से कि यार अगर 4-5 बच्चों को चली गई है विदाउट टेस्ट तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये 4-5 बच्चों को कैसे गई है। अच्छा, ये अनयूजुअल प्रैक्टिस में चला गया मेरा। लेकिन सिक आया है तो ऑफ कोर्स देखना है। हाँ। कई पेरेंट्स टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आपको तुक्के में लिखना देना पड़ता है कि यार शायद 6 दिन हो गए, टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहा, पेरेंट्स मान भी नहीं रहा, तो ट्रीट करना है, वो एक अलग कहानी है। तो वो एक्स्ट्रा मैं चला गया, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उससे दूर रहूं, पहले टेस्ट करा लूं, मुझे लगे कि यार कंप्लीट ब्लड काउंट्स में कोई WBCs काउंट बढ़े हुए तो नहीं है, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए तो नहीं है। आजकल सी रिएक्टिव प्रोटीन का रिवाज बहुत अच्छा हो गया है, उसमें हाई इन्फेक्शन फौरन पकड़ा जाता है, पता चल जाता है कि हाँ यार हाई आ रहा है तो आपने एंटीबायोटिक दी, नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आपको आइबुप्रोफेन या मेफेनेफिक एसिड या पैरासिटामोल पे लेके घर भेज दो, लेकिन साथ में न्यूट्रिशन और प्रोबायोटिक्स दे दो। प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रोल है उसका प्रोबायोटिक्स का, कि प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी को जो है फौरन कंट्रोल करना शुरू कर देता है क्या प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स लोगों की कॉन्सेप्ट में ये है कि है क्या चीज़, है क्या चीज़? ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरियाज, फंगस और वायरसेस बनाता है। अच्छा, सही। जो बुरे वाले बैक्टीरियाज अंदर चले गए हैं या वायरस चला गया या फंगस चला गया है, उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करेगा, फाइट अगेंस्ट इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी को ग्रो करेगा। वो जो खराब वाले बैक्टीरियाज हैं वो आपकी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं, अच्छे वाले बैक्टीरियाज जो हैं वो आप डाल भी रहे हैं और अंदर से बन भी रहे हैं, लेकिन जो बुरे वाले बैक्टीरियाज थे या वायरस थे उसने अच्छे वाले बैक्टीरियाज को अंदर बिठा दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। अब आप जब प्रोबायोटिक्स डालेंगे तो खुद ब खुद चीजें बेहतर होंगी।
ठीक हो गया। फिर आप जब न्यूट्रिशन वैल्यूज लेते हैं, जैसे सब्जियां, फ्रूट और ये साथ साथ ले रहे होते हैं, तो आपको प्रीबायोटिक्स मिलता है। प्रीबायोटिक्स इज प्रोबायोटिक्स का ऑक्सीजन। ओके। वो प्रोबायोटिक्स को और अंदर जाके काम कराता है, ठीक है, और ज्यादा एक्टिव कर देता है। एक्टिव करता है। इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा वेजिटेबल्स खाओ, ज्यादा फ्रूट्स खाओ, वो ऑक्सीजन देते हैं। स्पेशली वो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स जो ग्रोथ जमीन के अंदर होती है, अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। रूट्स में सही, बिल्कुल। गाजर है, वो कहाँ बनता है? नीचे। बीटरूट नीचे। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऑक्सीजन के साथ डेवलप करके पैदा होती हैं। उसके रूट्स ही रूट्स बनते हैं, रूट्स के साथ ऑक्सीजन डेवलप करता है। अब आप गाजर खाएं, गाजर में कितनी सारी चीजें हैं कि वो एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसको एक बेनियाज चीजें इसमें मिनरल्स दी हुई हैं। सही। अच्छा, ऐसे बीटरूट है, बीटरूट सिर्फ आयरन से भरा हुआ है, मिनरल्स एंड आयरन। मतलब आपका आजकल तो आपको पता है एबीसी जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट इज अ मिरेकल जूस। सही। और इससे बेहतर, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। सही, बस पीना थोड़ा सा उसको मुश्किल जरूर है। इसमें लेमन मिला लें, सही। इसमें थोड़ा सा मिंट मिला लें, ठीक, और उसको इसमें थोड़ा सा चिया सीड्स मिला लें। हाँ, अरे वाह, इट विल बी अ गुड स्मूथी। और गारंटी बताता हूँ, ये आप रोज पिएं, खुद ब खुद आपका जो है अंदर से बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। और इसका राइट टाइम क्या है, किस वक्त लें इसको? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। उसके कितनी देर बाद नाश्ता कर लेंगे, ये भी बता दें। नाश्ता आप इसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कर लें। देखिए सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको बात बताऊं, एवरी डे व्हाट आई डू, मेरा एक शेड्यूल है। जैसे अभी भी आया तो आई डिड माई एक्सरसाइज करके मैं हमेशा ये एबीसी जूस तो नहीं, लेकिन एक मैं स्मूदी ज़रूर लेता हूँ जिसमें पानी में थोड़ा सा नमक होता है, लेमन होता है, मिंट होता है और जिंजर होता है। ठीक, और चिया सीड्स होते ही होते हैं उसमें। जबरदस्त डॉक्टर साहब। और जाते जाते जो बात आप काम की करके चले गए ना, ये मतलब सारी बातें काम की, लेकिन ये एक मजेदार सा जो है ड्रिंक या स्मूदी जो भी कह लीजिए बता दिया, ताकि आपका डे का स्टार्ट जो है वो बड़ा अच्छा सा हेल्दी सा हो जाए और डे फिर इख्तिताम भी बहुत अच्छा सा हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की, देखने वालों ने गैदर की। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का प्रोग्राम भी, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।